नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ यानी कि फैराडे का नियम, विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम। विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम क्या है? पहले तो ये जानना होगा कि विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन किस में होता है, यानी हम सब कुछ आज देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। शुरू से जो बताऊंगा लास्ट तक देखना ज़रूर, और एक एक चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन होता क्या है। विद्युत अपघटन में जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, विद्युत अपघट्य क्या होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ऐसा पदार्थ जिनको जल में घोलेंगे अथवा उनको पिघलाएंगे तो आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। यही बात यहाँ पे याद रखिएगा। और ऐसे पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। कब? जब उसको जल में घोलेंगे यानी कि जलीय विलयन होगा अथवा उसको पिघलाया जाएगा, पिघली अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दो तरह की परिभाषाओं के साथ। पहला परिभाषा आपके पास आ रहा है, वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। दूसरे तरह से कहेंगे, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। एक्चुअली ये आयनिक पदार्थ होता है, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव, एक भाग पॉजिटिव ए प्लस बी माइनस होते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं। उदाहरण पे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। NaCl जानते हो, पानी में घोलोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। HCl, जितने भी अम्ल होते हैं, H2SO4, CuSO4 जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, ZnSO4, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें आदि क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो तरह से परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिनको जल में घोलेंगे तो वो आयनों में टूट जाएगा अथवा पिघलाएंगे तो आयनों में टूट जाएगा। या दूसरी तरह से कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनको पिघलाने पर अथवा जल में घोले रहने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। नमक तो घुल रहा है, नमक पानी में घुलने पर Na प्लस Cl माइनस बना लेता है, जैसा कि मैंने बताया। यस, तो ये विद्युत अपघट्य है। या पिघलाएंगे तो भी, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या चीज़ है? Na प्लस Cl माइनस। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज, चलिए C6H12O6, इनको आप पानी में घोलोगे तो भी इसका विलयन मिलेगा, C6H12O6 का विलयन मिलेगा। ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया यानी कि जलीय विलयन, और ये हो गया सॉलिड। तो ये सॉलिड की कंडीशन में ऐसा है, लेकिन जब पानी में घुलेगा तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। AQ लिखने का मतलब होता है जलीय विलयन एक्वस। AQ मतलब एक्वस को दर्शा रहे, यानी जलीय विलयन को दर्शा रहे, जल में पानी में घुला है तब होगा। तो आपने देखा ये विद्युत अपघट्य है, परंतु विद्युत अपघट्य नहीं है। तो कुछ पदार्थ विद्युत अपघट्य होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ पदार्थ नहीं होते हैं। तो जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है वो सभी विद्युत अपघट्य होते हैं। अब आगे बढ़ें। इलेक्ट्रोड जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, विद्युत अपघटन किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कि भाई कोई पात्र ले ले कांच का, है ना, और उसमें हमने कोई विद्युत अपघट्य घोल दिए, जैसे NaCl ही घोल दिए। एक्वस घोलने पर इसमें क्या लगाएंगे? तो धातु के रॉड लगाएंगे या ग्रेफाइट लगा देंगे, और इसमें किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस तरह से। तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ रिएक्शन होने लगेगा। जैसे विद्युत प्रवाहित करोगे इसमें कुछ रिएक्शन होगा, इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोड्स की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोड की, क्योंकि आपने लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोड मतलब एक ऐसा युक्ति होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जो विलयन में अथवा द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो सॉलिड माध्यम होता है या कनेक्टर होता है, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोड को यहाँ पर जब विद्युत अपघटन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड को
यहाँ पर दो प्रकारों में बांटेंगे जब आप विद्युत अपघटन की प्रक्रियाओं को देखते हो। तो एक कहलाता है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड यानी कि पैसिव इलेक्ट्रोड, और पैसिव इलेक्ट्रोड क्या होता है ये जान लीजिए। एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होगा, एक सक्रिय इलेक्ट्रोड होगा। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड क्या है? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड यानी वे इलेक्ट्रोड जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है तो उसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटन के समय रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखना, इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है लेकिन इलेक्ट्रोड जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है क्या कहेंगे? वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटन के समय रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, यानी खुद ही रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन करवाता जरूर है पर रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये कहलाता है पैसिव इलेक्ट्रोड। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूं उदाहरण, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ग्रेफाइट भी इसमें आएगा। प्लेटिनम है, इरिडियम है और आपके पास आ जाएगा ग्रेफाइट। ये सब पैसिव इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट ये पैसिव इलेक्ट्रोड है, यानी कैसा इलेक्ट्रोड? ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर जो अभिक्रिया नहीं करती है विद्युत अपघटन के समय। अब समझ में आ गया होगा। अब कैसा इलेक्ट्रोड देखेंगे? सक्रिय इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर जो रासायनिक अभिक्रिया करती है विद्युत अपघटन के समय रासायनिक अभिक्रिया करती है, ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। उदाहरण, एग्जांपल हम देखें यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड पर भी रिएक्शन हो जाता है। निकेल, कोबाल्ट या आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आदि ऐसे इलेक्ट्रोड पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इस पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है सक्रिय इलेक्ट्रोड कहला जाता है। तो हम लोग मूल रूप से अभी पढ़ेंगे निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी इनएक्टिव या पैसिव इलेक्ट्रोड के बारे में। अब बात करते हैं बेटा विद्युत अपघटन होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। विद्युत अपघटन में क्या करेंगे? हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि गलित NaCl यानी मोल्टन NaCl के बारे में बात करते हैं। नमक को हमने पिघलाया है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो कैसे रिएक्शन होगा इसको एक बार समझ लो। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या रिएक्शन देने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि पहले वो सेल तैयार करेंगे जहां पर ये रासायनिक अभिक्रिया होगी या इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होगी। तो देखिए, मैंने एक कांच का पात्र लिया है, कांच का एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने NaCl पिघला हुआ डाल दिया है और इसमें अब मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है। कैसा इलेक्ट्रोड लगाया है? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लगा दिया, सक्रिय इलेक्ट्रोड की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ है? ये इसमें जो पदार्थ घुला हुआ है वो क्या चीज़ है? मैंने कहा गलित NaCl। इसमें क्या है? गलित NaCl। अगर ऐसा है तो पिघला हुआ है तो क्या हुआ जरा समझिए। NaCl को पिघलाया तो क्या बना? तो यहां पर एक घटना हुई, आयनन, आयोनाइजेशन कहेंगे या आयनन कहेंगे। तो NaCl को जब मैंने पिघलाया, गर्म किया, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ये पिघलाने पर हो गया ये काम। तो यहां पर आप देखेंगे काफी जगहों पर Na प्लस होगा, काफी मात्रा में Na प्लस होगा, जगह जगह पर Na प्लस होगा। वैसे ही इसके साथ साथ इसमें Cl माइनस भी होगा कई जगहों पर, इस तरह से Cl माइनस Na प्लस यानी पूरा विलयन, पूरा इस लिक्विड में Na प्लस और Cl माइनस है। तो समझ रहे हैं कि ये है। अब इसी में हमने इलेक्ट्रोड डुबा दिया है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होगी। वो कैसे होगी जरा समझिए। तो मैंने एक बैटरी लिया और बैटरी के थ्रू, पॉजिटिव बैटरी है, इस पार्ट में नेगेटिव पार्ट है, हमने इसको इसमें जोड़ दिया। ये लीजिए,
इस सेल से हमने इसमें जोड़ दिया। अब क्या हो गया, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव वाले को एनोड कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड है। इसे कैथोड कहा जाएगा। ये लीजिए, जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो क्या होगा, सेल से निकलती है इलेक्ट्रॉन, सेल से निकलता है इलेक्ट्रॉन। सेल हमेशा नेगेटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव पार्ट की ओर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये इसका काम है बैटरी का, जो कि हमने इससे भी पहले डेनियल सेल जब पढ़ा था तो ये बात हमने समझा दिया था। नहीं पढ़े तो एक बार जरूर देख लो। तो ये यहां पर ऐसा हुआ। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है, इसी इलेक्ट्रोड से ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से लेकर के इसमें चला गया, ये लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें होते हुए इस इलेक्ट्रोड पर एंटर करती है। अब चलिए, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, तो नेगेटिव की तरफ जितना पॉजिटिव धन आयन Na+ है वो इसके तरफ आकर्षित होने लगेगा इस तरह से। और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, सॉरी ये धन की तरफ, ओके थोड़ा सा ध्यान रखिए। धन प्लेट की ओर जितना भी ये धन प्लेट है तो इसकी तरफ नेगेटिव प्लेट आकर्षित होगा, नेगेटिव आयन आकर्षित होगा। ये जितने भी Cl- है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन बात करें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर अपोजिट चार्ज कौन है, पॉजिटिव, यानी Na+। तो जितने भी धन आयन है वो इसी की तरफ आकर्षित होगा, इसके ऊपर इस तरह से इसकी सतह पर जाएगा। अब यहां पर जाने के बाद क्या करता है वो जरा देखिए। तो सबसे पहली बात है एनोड पर क्या क्रिया होती है, देखें। एनोड है पॉजिटिव पर क्रिया। अब देखिए, एनोड ये है, प्लस पर कौन आया, क्लोरीन आया। देखिए क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन प्लस पर आया, ये Cl- क्लोराइड आयन आया। और क्लोराइड आयन अब यहां पर आने के बाद उस पर माइनस चार्ज है, आपको पता है क्लोराइड पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे देगा। यह इलेक्ट्रोड लेकर के चला गया बैटरी पर, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर यहां चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, Cl का इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। इसके निकलने से क्या बन गया, Cl उदासीन क्लोरीन परमाणु बन गया। क्लोरीन परमाणु अकेला नहीं रह सकता, इसलिए हम इसको Cl2 लिख देते हैं। अब ये 2 बार आया क्लोरीन, तो मैं इसको 2 बार क्लोरीन लिख देता हूं, क्लोराइड माइनस। अब इस तरह से ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये बैलेंस करने की प्रक्रिया है। तो इस जगह पे क्लोरीन गैस निकला। यहां पर क्या हो रहा है, Cl- से Cl बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये घटना हुआ ऑक्सीकरण। तो इस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा बेटा वो एनोड कहलाता है, इसलिए एनोड है। एनोड प्लस या माइनस से रिलेट नहीं करता है, बार बार हम बता चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बातें हैं, कैथोड पर रिएक्शन। कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो यहां पर क्या होगा, इसकी तरफ Na+ आकर्षित हो रहा है और इस जगह पर जाकर क्या करेगा, देखें Na+ जो है इस इलेक्ट्रोड पर जाता है, सेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। अब ये Na जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बन गया Na+, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Na बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या हुआ, माइनस चार्ज हो गया। प्लस पर एक माइनस आया तो कितना हुआ, 0 हो गया। इस तरह से ये बन गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो ये क्रिया हुई अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। तो इस प्रकार से आप देखें ये घटना हुई। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इस इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस आकर के इकट्ठा हो रहा है, क्लोरीन गैस बुलबुले बन के निकल रहा है Cl2 के रूप में। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम धातु इसके ऊपर आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये सोडियम धातु इकट्ठा हो रहा है। अब ये अलग बात है कि सोडियम धातु हल्का होता है तो नीचे आकर के ऊपर आकर के फ्लोट करने लग जाएगा। तो ये है विद्युत अपघटन के एक सरल रिएक्शंस आपने देखा है। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होते हैं। कितनी मात्रा में वो पदार्थ मुक्त हो रहा है ये बात बताने के लिए फैराडे का नियम पढ़ना होता है। तो फैराडे का नियम हम चलो अब देखें। यहां पर इस चीज को एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अब विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन हम जान चुके हैं क्या है, फैराडे भी जानते थे, दुनिया भी जानती थी विद्युत अपघटन क्या है, लेकिन इसके बारे में कितनी मात्रा में यहां पर पदार्थ मुक्त होने वाला है इसके बारे में जानकारी नहीं था, जिसको फैराडे ने अपने नियम के आधार पर बताया। और उसका नियम क्या है जरा देखें।
विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम, यही तो है हमारा आज का क्लास, आज का टॉपिक, मेन टॉपिक। तो फैराडे का दो प्रकार का नियम आपको देखने को मिलेगा। पहला नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, यस, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम, दूसरा नियम, सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो नियम है, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा, कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइएगा बच्चा, क्योंकि तभी तो बात समझ में आने लगेगी आपको। तो ये है, अब चलते हैं, पहला क्या देखेंगे, दो नियम है, पहला प्रथम नियम और दूसरा द्वितीय नियम, ठीक है। अब चलते हैं प्रथम नियम की तरफ। प्रथम नियम क्या कहता है वो ज़रा समझे, सिंपल बात है। हमने क्या देखा अभी, हमने यहाँ पे क्या देखा था, आपको याद है, यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होते हैं ना, इसी पर नियम है। उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिएगा। फैराडे ने कहा किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पर प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या लिखे, विद्युत की मात्रा के, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित, यानी उस विद्युत अपघटन के समय जितना विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसकी विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात हम देखें तो यहां पर पता चलता है कि भाई मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को हम W से दर्शाएंगे, यस, तो W से दर्शाते हैं पदार्थ की मात्रा, जितनी पदार्थ मुक्त होती है उसको W से दर्शाएंगे। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, W, और उसमें जितना विद्युत प्रवाहित किया गया, विद्युत की मात्रा को, विद्युत की आवेश को Q से दर्शाएंगे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा समानुपाती है उसके आवेश के या विद्युत की मात्रा के। ये इसका नियम है, सिंपल सा। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। विद्युत अपघटन के, इसको पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघटन के जलीय विलयन अथवा गलित में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कंडीशन हमने लिखा ऊपर में, कोई भी विद्युत अपघट्य है उसका जलीय विलयन लेंगे अथवा उसको पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जितनी ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में पदार्थ मुक्त होगा, ये बताया गया। और पदार्थ विद्युत धारा की मात्रा ज्यादा कितनी, कब ज्यादा होगी, विद्युत की मात्रा कितनी ज्यादा होगी, इसको जरा समझे। यहां पर एक और आता है, W को हटा दो, W के बराबर समानुपाती चिन्ह हटाता हूं तो बराबर का साइन आएगा, और जब बराबर का साइन आता है इसकी जगह पे तो एक कांस्टेंट आता है Z, ये इसका एक नियतांक है, स्थिरांक है, Q हो गया। अब Q तो पता चल गया विद्युत आवेश है, विद्युत की मात्रा है, इसको हम विद्युत की मात्रा भी कह सकते हैं। विद्युत की मात्रा है, विद्युत की मात्रा यानी कि आवेश होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी कि उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई, I विद्युत धारा, कितने समय तक प्रवाहित किया गया, उनका गुणनफल होता है। जितनी आवेश में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जितने ज्यादा समय तक प्रवाहित करोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा। सो यहां पर हमारे पास क्या होगा, अर्थात W इज इक्वल टू होगा Z I T, इस तरह से इन तीनों का गुणनफल होगा। अब यहां पर आप सोच रहे हैं सर Z क्या है, इसको कहा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला कंप्लीटली, एक चीज आप जानना चाहें तो मैं दे देता हूं, Z इज इक्वल टू E बाई F होगा। अब यहां पर दो और चीजें नजर आ गई, E क्या है और F क्या है, वो भी लिख देता हूं मैं यहां पे, यहीं पे लिख दे रहा हूं। E जो है रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है बेटा, अणु भार बेटा, संयोजकता को हम तुल्यांकी भार कहते हैं, वही है ये, इक्विवेलेंट मास। अब दूसरा आता है हमारे पास F जो है फैराडे स्थिरांक है। F फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96,500 कूलम्ब। ये फिर आपको आगे जाके भी बताऊंगा, मेनली इस पे ध्यान फोकस करिए, क्योंकि Z आ गया तो आप सोचेंगे Z क्या है, तो मैं पहले ही बता दिया ताकि आगे जाके परेशानी ना हो। अब चलते हैं
विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की तरफ। ये नियम क्या कहता है जरा समझेंगे। पहला तो समझ में आ गया ना, क्या है? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W, उसमें जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है उसके समानुपाती होता है। बस इतना ही कहानी है। यानी जितनी ज्यादा मात्रा में विद्युत प्रवाहित करोगे उतनी ज्यादा मात्रा में पदार्थ मुक्त होगा इलेक्ट्रोडों पर। अब चलते हैं आगे। अब आता है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या खास बात है जरा समझेंगे। जब एक से अधिक विद्युत अपघटनीय सेलों को, इस सेल को क्या कहते हैं बेटा? ये जो अपन बनाए थे इस सेल को हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। तो क्या बोला गया जरा ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं। जब हम दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनीय सेलों को, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनीय सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यानी एक के बाद एक जोड़ दें, वायर से जोड़ेंगे तो जोड़ दें, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती हो जाता है। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के पास देखे थे ना, ई तुल्यांकी भार है। तो इसका यह मतलब हुआ कि W समानुपाती E हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा? दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनीय सेलों में जब हम भेजेंगे विद्युत धारा, समान विद्युत धारा। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है? श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनीय सेलों में समान विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इस बात को हम सिद्ध करेंगे प्रयोगों से। अभी चलिए कैसे, पहले ये याद हुआ ना हुआ अलग बात है, पहले समझ लेते फिर पूरा याद हो जाएगा। हमने कहा दो या अधिक विद्युत अपघटनीय सेलों को जोड़ते हैं। चलिए एक विद्युत अपघटनीय सेल हम यहां पे बना लेते हैं, ये बन गया। दूसरा विद्युत अपघटनीय सेल हमने यहां पे बना लिया, ये बन गया। दोनों में अलग अलग तरह के पदार्थ उपस्थित है ना, ये इसीलिए मैंने कलर थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहां पर कोई विद्युत अपघट्य होगा, उसमें ये दो अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रोड है, इसमें भी वैसा ही है, और यहां पर विद्युत अपघट्य में। तो अब इन दोनों सेलों को हम एक साथ जोड़ते हैं। चलिए ये सेल ले लेते हैं। चलिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, हमने जोड़ दिया इसको इसमें, और इनको जोड़ देते हैं हम इसमें, ये ले जा। तो ये वाला प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। चलिए प्लस माइनस इस तरह से जुड़ा हुआ है। विद्युत धारा यहां से जब प्रवाहित करोगे तो जितनी आवेश प्रवाहित होगी इसमें भी उतनी ही होगी, इसमें भी उतनी होगी, कम ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। इसलिए इसका अगर विद्युत आवेश इस जगह पर प्रवाहित किया गया तो इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। तो इस जगह पर क्या हुआ, Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर है। श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो ये Q1 और Q2 बराबर होती है। अब दूसरी बात देखें, यहाँ और यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो ये पता चल रहा है कि भैया इस जगह पर Q1, इस जगह पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो होगी कितनी होगी, तो आप जानो W1 इज इक्वल्स टू Z1 Q1। तो Q1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, Q1 इज इक्वल्स टू W1 बाई Z1 होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां पर अगर सोचे तो क्या होगा, इस जगह पर W2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, W2 इज इक्वल्स टू ZQ2 Z2 Q2, और Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, Q2 इज इक्वल्स टू हो गया W2 बाई Z2। मैं जो हमने नियम पढ़ा था ना फैराडे का पहला नियम, उसी को लागू कर रहा हूं। पहले नियम में क्या पढ़े थे, फर्स्ट नियम में ये पढ़े थे W बराबर ZQ, यही पढ़े थे, उसी को लागू कर रहा हूं। तो दोनों में अब हमें यह पता चलता है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए आवेश का मान बराबर होगा। दोनों सेल श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है
अतः आवेश बराबर होगा। तब हम इस जगह पर क्या रख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला W1 बाई Z1 और इस जगह पर क्या लिखेंगे W2 बाई Z2। अब ये तो हो गया फॉर्मूला हमारा इक्वेशन नंबर, चलो इसको 1 मान लेते हैं। अब आप जानते क्या हो बेटा, यहां पर ध्यान दो, चूंकि होता है Z इज इक्वल्स टू E बाई F। F एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। तब Z1 के लिए E1 F होगा और Z2 के लिए E2 F होगा। अतः समीकरण 1 में मान रखते हैं। अतः 1 में मान रखने पर 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 ये है। तो हम Z की जगह क्या रखेंगे ज़रा सोचिए। तो देखिएगा W, हाँ इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, कर दूँ W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 कर देता हूँ। तो इक्वेशन हमारा ऐसा हो जाएगा, ये लीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये लो, अब इसी में Z पर हम वैल्यू रखते हैं। तो Z1 पर क्या आएगा ज़रा देखिए तो ज़रा, तब 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं तो W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू Z1 के लिए क्या होगा E1 बाई F और दूसरा होगा Z2 नीचे है तो उसके लिए होगा F E2 बाई F और F कट गया, अतः हमारे पास हो गया W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू E1 बाई E2। यानी फाइनल ये कहता है, अर्थात ये पता चल रहा है कि W1 E1 के समानुपाती, यानी कि W समानुपाती E, यही कह रहा है। यदि एक से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है उसकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नहीं तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा उस पदार्थ का तुल्यांकी भार होगा, यहाँ पर विद्युत कितना प्रवाहित किया गया उससे समानुपाती नहीं है, यहाँ पर समानुपाती किससे है कि उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाता है। और इस आधार पर किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार हम ज्ञात कर पाएंगे। यही तो मज़ेदार है कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात की जा सकती किसी पदार्थ की, इसके लिए ये विज्ञान आपके लिए मददगार होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 चीज़ें हमने पढ़ लिया, अब एक काम और है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। अक्सर बच्चों का ये रहता है सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, बड़े इजी होते हैं न्यूमेरिकल बनाना, बस उसके पीछे हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं तो जवाब मिलेगा। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, यानी कि 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा हमने 10 मिनट तक प्रवाहित किया, किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो कैथोड पर कितनी मात्रा में कॉपर मुक्त होगी ये बोला गया है, कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, पानी में घोलोगे तो ये क्या होगा Cu2+ और SO4 2- में टूट जाएगा। अगर विद्युत अपघटन की क्रिया कराया गया तो देखिए ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, यानी कि आपने जो सेल लगाया है कुछ इस तरह से लगाया है, इसमें पॉजिटिव विद्युत धारा प्रवाहित की है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसमें जो कॉपर होगा Cu2+ होगा विलयन में, वो जा करके इस नेगेटिव पर इकट्ठा होने लगेगा। तो हमने कितना विद्युत धारा प्रवाहित किया, हमने एम्पियर में प्रवाहित किया, I इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट और टाइम कितना रखा 10 मिनट। अब 10 मिनट मतलब हुआ सेकंड में कितना, 10 × 60 बराबर हुआ 600 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित किया। यही है साइंस, यानी किसी चीज को प्रैक्टिकली समझोगे ना तो आसान होगा ना भाई, तो यही बात यहां पे कह रहा है। तो देख लीजिए आप, ये घटना हुई तो यहां पर कॉपर कितना मुक्त होगा ये पूछ रहा है। तो चलो हमने इसको देखा, अब समझने की कोशिश करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। कॉपर को आप मुक्त करना चाहते हो तो क्या दिया है यहां पर, गिवन दिया गया है, कॉपर दिया है, कॉपर
Cu। तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा? Cu। Cu मतलब कॉपर का तुल्यांकी भार का रासायनिक तुल्यांक भी कह सकते हो या तुल्यांकी भार कह सकते हो। तुल्यांकी भार जरूरत पड़ेगी हमको। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? उसका परमाणु भार होता है, आपने याद किया होगा कॉपर के बारे में, कॉपर 2963.5 ये होता है। तो 63.5 इसका क्या चीज़ है? परमाणु भार है। तो 63.5/2 करोगे। क्यों? क्योंकि कॉपर की संयोजकता कितनी होती बेटा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए तुल्यांकी भार निकालने के लिए परमाणु भार बटा संयोजकता लिखते हो, या परमाणु भार बटा ऑक्सीकरण संख्या। दूसरा है इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित किया गया, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसको हम I से दर्शाते हैं। I की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। फिर आता है समय। समय दिया गया है, यानी टाइम दिया गया 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बन चुका है 600 सेकंड, ये इतना सेकंड हो गया। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है द्रव्यमान, कॉपर का, मुक्त कॉपर का द्रव्यमान। मुक्त कॉपर के द्रव्यमान को किससे दर्शाते हो आप? W से दर्शाते हो। ये लीजिए फॉर्मूला क्या है? फैराडे के प्रथम नियम से मिलने वाला फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला इसको रहने दीजिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू ZIT। अब आप जानते हो Z का मतलब है E/F, तब W इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा EIT/F। मान रख देते हैं। E का मान क्या होगा? ये होगा 63.5/2, तो 63.5/2। I का मान 1.5 और T का मान है 600, T स्मॉल t का मान 600 और F का मान है 96,500। कैलकुलेट करोगे कितना वैल्यू आएगा? आप कैलकुलेट करके देखिए, 0.296 ग्राम आएगा। 0.296 ग्राम मिलता है, ये आंसर है। यानी ये मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो भी 10 मिनट तक का, तो उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होगी 0.296 ग्राम, 0.269 ग्राम। ये वाली बात हुई। तो इस तरह से आप ये समझो कि इस फॉर्मूले के बेस पर आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। अगर द्रव्यमान कितना मुक्त हुआ, एम्पियर, टाइम और फैराडे कांस्टेंट तो जानते ही हो, तो फिक्स वैल्यू है, तो इसके तुल्यांकी भार क्या है वो भी ज्ञात कर सकते हो उस पदार्थ का। तो ये तुल्यांकी भार भी ज्ञात किया जा सकता है, एम्पियर वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है, आप ज्ञात कर सकते हो पदार्थ कितने मात्रा में मुक्त हुआ, ये भी ज्ञात कर सकते हो। तो जो ना पता हो उसके आधार पर उनको हम, जो ज्ञात है उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का हम पूरा फुल पैकेज। यानी इतना अगर कर लेते हो, चीज़ों को याद रखना बेटा, जो जो समझाया गया है एक क्लास वीडियो के रूप में समझाया गया है और आपको पढ़ना है उसी तरह से, तो पूरी चीज़ों को लाइन से नोट करते जाइएगा। वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फिर देखेंगे कि आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर समझ में आएगी। हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को कुछ कहना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अगर हमारे क्लास ज्वाइन करना है तो हमसे डिटेल में पढ़ाई करने के लिए हमारे ऐप ज्वाइन करेंगे, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री या विक्रम हैप केमिस्ट्री चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री और हमारा ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री, जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। कभी भी हमें कॉल करिए हमारे नंबर पर 9644562030 या 9827497052 पर। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।
ताकि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीख सकें। बस इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना गहराई में पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना, ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ाई, एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े। हमेशा याद रखना पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, तो जा करके आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे तो शायद बहुत कुछ छूट जाएगा, हमारी समझ उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल की चाहिए। इस जगह पर इस लेक्चर तक आते आते आपने बहुत कुछ देखा है इस चैप्टर में, उनको आप दोबारा एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आपको हर बात समझ में आएगा। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।